जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू जो आपके टारगेट बैच बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए जो मैं बैच स्टार्ट किया था वो फिर से कंटिन्यू करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अभी साइंस का पोर्शन बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी चलने के बाद आपका फिजिक्स स्टार्ट करेगा, फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। जितने भी स्टैटिक पार्ट्स है फ्रेंड्स, विश्वास कीजिए आपके जो भी बिहार एसआई, बिहार पुलिस में या बिहार एसएससी में आने वाले सभी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। एक बार विश्वास करके पीसेस मेकर यूट्यूब चैनल से जोड़िए। और मैं कल आपका एक वीडियो अपलोड डे 1 अपलोड कर चुका हुआ है फ्रेंड्स। आज हमारा डे 1 है। कल हम डीएनए के बारे में पढ़े थे और डीएनए के बारे में आगे हम लोग फिर कंटिन्यू देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका स्पीडी का जो नया मार्केट में जो बुक आया है ये आपको टॉपिक्स बाय मिलेगा। देखिए मतलब कि एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, तो ऐसे टॉपिक्स बाय आपको वीडियो बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ एक बार विश्वास करके इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा बुक है। मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ तभी मैं आपको इस वीडियो को बना के प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज, मतलब कल का डीएनए वाला क्वेश्चन आज देखते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। देखिए ये आपका पता है कि जो किया था किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक क्या होता है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट। अगर पैतृकता जो सिद्ध करने के लिए क्या होता है, डीएनए और फिंगरप्रिंट की सहायता होती है। देखिए नेक्स्ट है क्या कि डीएनए, फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। और याद रखिएगा कि सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र ये भी कहाँ है, तो हैदराबाद। दोनों याद रखिएगा कि दोनों कहाँ हैं, तो हैदराबाद में। डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोसिस केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में। और सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है हैदराबाद में। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बोलिए। अगर आप मेरे साथ अगर बोलिएगा ना तो आपको ज़रूर याद होगा, विश्वास कीजिए। ठीक है, एक बार बोल के देखिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से, और आरएनए में शर्करा पाई जाती है तो राइबोस, याद रखिए राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, और डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि याद रखिएगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा कि डीएनए में मौजूद शर्करा क्या है, तो डीऑक्सी राइबोस है। नेक्स्ट है क्या कि केंद्रक में डीएनए का अंश कितना परसेंट है, तो 10% है। डीएनए बहुलक है किसका, तो न्यूक्लियोटाइड्स का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है, तो डीएनए देता है। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आरएनए करता है। देखिए दोनों कितना कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। क्या बता कि प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देगा डीएनए, और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आरएनए करता है। ठीक है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है तो हाइड्रोजन बंध से, और कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो आरएनए के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ठीक है, तो ये आपका कल वाला कंप्लीट हो गया। आज देखते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के बारे में देखते हैं। तो हमारा क्या है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं कल एक पॉइंट बताया था, एक बताया था आपको थियोफ्रेस्टस और दूसरा बताया हिप्पोक्रेटस। तो बताइएगा, देखिएगा एक बार हम फिर से यहाँ पे रिकॉल करवा देते हैं। अगर थियोफ्रेस्टस तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि थियोफ्रेस्टस की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। याद रखिएगा, हिस्टोरिया क्या बताया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया और क्या है, तो प्लांटेरम है। याद रखिएगा ये इनका बुक है थियोफ्रेस्टस का। और याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटस याद रखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस का। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों आपको रिकॉल करवा दिया। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक, जिनका बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। और याद रखिएगा कि वनस्पति हो गया, उसके बाद याद रखिएगा क्या कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेटस है। और इनकी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, तो कार्लस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, और वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह याद रखिएगा थैलोफाइटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है तो सुकाए। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट करता है कि प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है किसे, तो ब्रायोफाइटा को माना जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है, तो डाइसोनिया। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है तो जियोप्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिएगा कि संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है तो ब्रायोफाइटा में। ठीक है, जो जाइलम का काम क्या है, हमारे जड़ से पत्तियों तक जल को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम क्या है, तो मतलब पत्तियों को पूरे पौधे में क्या खनिज पदार्थ को मतलब कि पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है कौन, तो ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा। और टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं तो नम एवं छायादार स्थानों पर। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स क्या है, तो एजोला है।
अब देखिए सहवाल के बारे में, जितने भी सहवाल से आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील, मोटिवेटेड फील होता है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप अपने किसी भी एक ग्रुप में या व्हाट्सएप पे आप शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार एसआई और बिहार एसएससी और बिहार पुलिस जितने भी एग्जाम में स्टैटिक पार्ट साइंस से जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सभी कवर करवा दूंगा डे 1 डे 2 में। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले लीजिए, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उस पर हमेशा मिलती रहे, ठीक। तो देखते हैं, तो हमारा सहवाल का अध्ययन आपको पता है कि फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, मैं कल आपको बताया था। और सहवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती थी? सेलुलोज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अंतरिक्ष यात्री, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में कि यदि अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो किससे? तो क्लोरेला सहवाल से। ऐसे नहीं कि वहाँ पे जैसे हम लोग रोटी सब्जी चावल खाते तो वहाँ पे ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ना क्लोरेला सहवाल से प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। और आयोडीन बनाने में उपयोगी सहवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा लेमनेरिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पे, तो याद रखिए मैक्रोसिस्टिस ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे छोटा सवाल कौन सा है? तो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कवक के बारे में देखते हैं। तो कवक देखिए, कवक क्या है? तो कवक एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कल बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव में। देखिए प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं ना, विकसित अविकसित जीव होते हैं, जो सबसे प्राचीन होते हैं, ठीक है। उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये विकसित जीव होते हैं और इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए अभी बताया कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कवक नहीं है? तो देखिए ईस्ट है, मशरूम है और खमीर है। तो ये तीन ऑप्शन दे देगा, एक देगा कि कवक नहीं, तो कन्फ्यूजन होता है। तो आजकल नहीं वाले एग्जाम में ना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कवकों की कोशिका भित्ति देखिए काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और कवक में भोजन संचित रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में यह संचित रहता है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोगी किया जाता है। जैसे हम लोग नान रोटी या कोई रोटी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? सैक्रोमाइसिस नामक कवक का उपयोग करते हैं। देखिए डबल रोटी बनाने में किसका? तो ये ईस्ट आपको पता है कि एक कवक है, तो डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का जो एक कवक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कवक लिख रहे हैं ना। और शराब उद्योग में प्रयोग होता है किसका? तो ईस्ट का ही प्रयोग होता है। और बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बना सके, इसीलिए इसका हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ईस्ट यानी कि कवक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से, याद रखिएगा। लाइकेन किसके बने होते हैं? तो कवक एवं शैवाल के बने होते हैं। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। कॉर्टिकोलस जो है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है कौन? तो याद रखिएगा सेक्सिकोलस, ठीक है। सेक्सिकोल्स कहलाते हैं चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लिए तो प्लीज़ आप इसको रिपीट मोड में डालें, एक बार 2 बार 3 बार, क्योंकि ये सब कुछ नाम जो बायोलॉजी का जो होता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा याद करने में ना प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लिए तो प्लीज़ 1 बार 2 बार और देखें, ताकि आपका बायोलॉजी सेक्शन जो भी आपका जितना भी कन्फ्यूज़न होता है ना वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कौन है? तो याद रखिएगा क्रोपोफिल है। लाइकेन सहायक होता है किसका? तो मृदा, मतलब मृदा का जब निर्माण होता है ना उसमें लाइकेन जो होता है वो सहायक होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किससे? तो देखिए लाइकेन से तो आपको पता है, लेकिन किससे? तो रोसेला लाइकेन से, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ते हैं कि लाइकेन से, लेकिन ये किससे? तो रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। अब देखिए इत्र यानी कि जो हम लोग परफ्यूम या सेंट बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन कौन सा है? तो याद रखिएगा लोबेरिया, इर्वेनिया और रेमिनीला है। अब देखिए अनावृति बीजी क्या होता है देखते, देखिए अनावृति बीज में जो क्या होता है ना कि जिम्नोस्पर्म से कहते हैं, जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं। तो अनावृति जो जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में क्या होता है? बीज होते हैं, ये नग्न होते हैं। और इसमें बीज में जो नग्न होते हैं और इसमें ना ऊपर का कवर नहीं होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा अनावृति बीज पौधा कौन है? तो सिकोया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सिकोया, ठीक है। और सबसे छोटा अनावृति बीज तो याद रखिए जैमिया पिग्मिया। जैमिया देखिए कितना डिफिकल्ट नाम ये सब होता है, तो याद रखिए जैमिया पिग्मिया होता है। साबुदाना प्राप्त होता है, जो हम लोग साबुदाना जो वाइट का जो गोल गोल होता है जो खाते हैं वो किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। साबुदाना साइकस, याद रखिएगा। अनावृति वृद्धि पौधे में परागकण की क्रिया होती है तो वायु के माध्यम से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा आप स्पीड बोल रहे हो तो आप स्लो कर लीजिए, क्योंकि देखिए स्पीड बोलने का रीज़न है कि आप 1-2 बार आप इसको रिकॉल कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए अब आवृत्ति बीजी के बारे में देखते हैं। तो देखिए जिसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो आवृत्ति बीजी समूह के पौधे में क्या बीज होते हैं, जिसमें फल के अंदर देखते हैं, कभी आप फल खाते हैं तो फल के अंदर क्या होता है, पहले मतलब कि अंदर बीज होता है, ऊपर क्या होता है, फल होता है, उसको हटा के खाते हैं। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी देखिए पौधा कौन है, तो यूकेलिप्टस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए कि सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा कौन है, तो यूकेलिप्टस। तो देखिए बड़ा तो पूछ दिया, कहीं छोटा पूछ दिया, तो याद रखिए लेमना जो है सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पौधा होता है। देखिए अब सबसे बड़ा बीज कौन है, तो आर्किड है, ठीक है। और सबसे छोटा बीज आर्किड है और सबसे बड़ा बीज क्या है, तो लोडोसिया है, याद रखिए। तो सबसे छोटा बीज तो पूछ देता है कि आर्किड है, लेकिन अगर सबसे बड़ा बीज पूछ दे तो लोडोसिया, याद रखा, लोडोसिया, ठीक है। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्प्रविडेंस, याद रखिएगा, सेम्प्रविडेंस जो है वो सबसे ऊंचा पौधा है, ठीक है, सिकोया सेम्प्रविडेंस, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कि सोलेनेसी कुल के पौधे कौन है। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा पौधा किस कुल से संबंधित है। तो देखिए पहले याद रखिए सोलेनेसी कुल। तो देखिए आलू, बैंगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च, ये किस सोलेनेसी, याद रखिए 2-3 बार इसको बोलिए, सोलेनेसी फूल कुल। अब देखिए रूटेसी कुल के पौधे, नींबू, संतरा, बेल और मौसम्मी, तो ये क्या है, तो रूटेसी कुल के पौधे हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके कि रोजेसी कुल के पौधे क्या है, तो सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी, ये क्या है, तो ये रोजेसी कुल के पौधे हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा कि मालवेसी कुल के पौधे कौन है, तो कपास, भिंडी और गुड़हल, ये सब क्या है, तो मालवेसी कुल के पौधे। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो बिहार दरोगा में ना यहीं से क्वेश्चन बनता है, जो आप नहीं सुने होंगे ना वहीं से क्वेश्चन आपको उठा के देता है ताकि आप गलती करें, ठीक है। तो याद रखिएगा अब आपका एग्जाम का लेवल भी वास्ट हो गया है, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए, ठीक है। मटर किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा कि लिगोमिनेसी, ठीक है। पूछता है एग्जाम में कि किस कुल का कौन सा पौधा है। देखिए गन्ना किस कुल का पौधा है, तो ग्रेमिनी कुल। तो देखिए ग से गन्ना, ग से ग्रेमिनी, कुछ वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए लौंग किस कुल का पौधा है, तो मिट्रेसी कुल का। और लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है, तो यूरेनॉल है। अब देखिए जड़, तना और पत्तियाँ, पौधे का अवरोही भाग कौन है, तो याद रखिए पौधे का जो अवरोही भाग है वो जड़ है। पहले जड़, फिर तना, फिर पत्तियाँ, फूल, ऐसे होते हैं ना, तो जड़ होता है। देखिए तुर्करूपी जड़ का उदाहरण कौन है, तो मूली। देखिए अब क्वेश्चन तो आता है कि कौन सा जड़ है कौन सा नहीं है। तो देखिए अब क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन तुर्करूपी जल, याद रखिए तुर्करूपी जल का उदाहरण है, तो याद रखिए मूली, ठीक है। अब देखिए कुंभरूपी जल का उदाहरण कौन है, तो सलजम, ठीक। आगे देखिएगा कि शंक्वाकार जड़ का उदाहरण कौन है, तो गाजर। गांठदार जड़ का उदाहरण कौन है, तो शकरकंद, ठीक है ना। तो ये देखिए अब देखिए अब तो ये तो आता है एग्जाम में ना कि जड़ों के रूपांतरण है, तो मूली, गाजर, सलजम। लेकिन अगर पूछ दे कि जो तुर्करूपी जड़ है वो किसका उदाहरण है, तो मूली का। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होगा तो ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। देखिए अब तने के रूपांतर हैं, आलू है, अदरक है, हल्दी। हम लोग तना भाग किसका खाते हैं ना। अब देखिए अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है, तना। कंद का किसका उदाहरण था, कंद है, आलू का उदाहरण है। और उसका धन कंद किसका है, तो ओल का और अरबी का। देखिए कंद और धन कंद में कन्फ्यूजन मत होइएगा, कंद है आलू का और धन कंद किसका है, तो ओल और अरबी का है। देखिए प्रकंद उदाहरण किसका है, तो अदरक का, हल्दी का। सलकंद उदाहरण है प्याज का और लहसुन का, ठीक है। और प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते, इसका क्या रीज़न है, तो याद रखिएगा सल्फेनिक अम्ल के कारण जो होता है कि जब हम प्याज के छिलके उतारते हैं ना तो हम लोग को आंसू आता है सल्फेनिक अम्ल के कारण, ठीक है। अब देखिए लहसुन में गंध पूछता है, तो याद रखिए एलाइसिन के कारण क्या होता है कि लहसुन में गंध होता है। और मिर्च में जो तीखा जो लगता है किसी कारण लगता है, तो कैप्सिन के कारण लगता है, ठीक है, कैप्सेइन के कारण लगता है मिर्च में तीक्ष्णता। देखिए राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है, तो राइजोबियम। ये कल हम बताए थे कि मतलब जो दाल वाले जो भी पौधे जो होते हैं दलहन पौधे, उसमें राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब देखिए पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रेट गैस किस रूप में करते हैं, तो राइजोबियम के ही ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्वेश्चन कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते थे किस, नाइट्रेट के रूप में, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, तो ऑक्जेनोमीटर। याद रखिए जो हमारा जो पेड़ के जो तना का जो वृद्धि होता है ना उसको ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। तना, पत्ती एवं कली का नया पौधा प्राप्त करना तो कायिक प्रबंधन कहलाता है। आलू का कायिक प्रबंधन क्या है, तो तना। तो ब्रायोफिलस में कायिक प्रबंधन होता है तो पत्ता से, याद रखिएगा, ठीक है। और पौधे का जो प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती है, ठीक है। और देखिए पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र, उसको क्या, स्टोमेटा, यानी कि छोटा पत्ती देखिएगा उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और पत्तियाँ सांस लेती है तो स्टोमेटा यही रंध्र छिद्र से सांस लेती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा कि वाष्पोसर्जन में सहायक होता है तो स्टोमाटा होता है।
और पौधे की पत्तियाँ का रंग हरा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल, ये सबको पता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी पता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछ दे कि पत्ती के लाल रंग, नारंगी और पीला रंग होने का क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो याद रखिएगा कैरोटीनॉइड के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैरोटीनॉइड के कारण क्या होता है कि पत्ती में लाल, नारंगी और पीला रंग होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल के केंद्र में होता है तो मैग्नीशियम, मैंने अभी बताया आपको। और पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना, मेन कारण तो यही होता है ना। फल के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आता है फल। देखिए फल का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। अब फल बनता है तो निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फल और बीज में आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से और बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। ठीक है, देखिए यानी कि निषेचन फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्टार्स वर्गर ने। तो देखिए फ्रेंड्स, आप एक चीज़ कन्फ्यूजन मत खाइएगा कि स्टार वर्गर एक स्टार मतलब कि एहरेनबर्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो स्ट्रॉस वर्गर ने किया। और एक हम आपको कल बताए थे कि जीवाणु का नाम किसने दिया था, एहरेनबर्ग ने 1829 में, याद रखिएगा। याद रखिएगा, कल हम बताए थे आपको कि जीवाणु का नाम किसने दिया, तो एहरेनबर्ग ने 1829 ने, और जीवाणु का खोज किसने किया, ल्यूवन हॉक ने 1683 यानी कि 1683 ईस्वी में खोज किया था। तो ये आप लोग यहाँ से हम लोग क्लियर कर दिए ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। नेक्स्ट देखिएगा कि नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है तो निषेचन के द्वारा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस में, इंपॉर्टेंट है। और जीवित जीवाश्म में है कौन, तो साइकस ही है। देखिए सबसे बड़ा बीजांड पूछे साइकस में, और जीवित जीवाश्म कौन है, तो साइकस है। ठीक, नेक्स्ट है कि जिस फूल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है क्या कहलाता है, सत्य फल। देखिए अगर अंडाशय क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा सत्य और असत्य फल है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पूछ सकता है कि जिस फल को बनने में पुष्प का केवल, ठीक है, देखिए कि जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय भाग लेता है क्या कहलाता है, सत्य फल। ठीक है, और जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग यानी कि पुष्पासन या बाह्यदल भी भाग लेते हैं क्या कहलाता है, असत्य फल। ठीक है, अब देखिए अब एग्जाम में आता है कि सत्य फल का उदाहरण क्या है, तो मटर हो गया, आम हो गया। असत्य फल का याद रखिएगा सेब, नाशपाती और कटहल, ये क्या असत्य फल है। ठीक, आगे देखते हैं क्या सोरोसिस फल है, तो सहतूत, अनानास, कटहल, ये क्या है, तो सोरोसिस फल है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से फल का किस भित्ति को खाया जाता है, तो देखिए आम, इमली, पपीता, बेर को हम लोग मध्य भित्ति, क्योंकि इसमें बीज होता है। ठीक है, तो इसका मध्य भित्ति खाते हैं। ठीक है, और देखिए अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर, ये सभी को हम लोग क्या करते हैं, इसका हम फल भित्ति खाते हैं। सब में मैक्सिमम बीज होता है लेकिन छोटा होता है, लेकिन इसको हम फल भित्ति के रूप में खाते हैं। तो ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। लीची के खाने योग्य भाग ये इंपॉर्टेंट है, एरिल को खाते हैं। नारियल के खाने का योग्य भाग भ्रूणपोष को खाते हैं। और फूलगोभी तो आपको पता है कि वो पुष्कर्म होता है, फूल होता है, इसको हम खाते हैं। नेक्स्ट आपका फूल देखिएगा कि पौधे का जनन अंग होता है तो पुष्प यानी कि फूल होता है। और पुष्पों का अध्ययन कहलाता है क्या, तो एंथोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। अब फूलों की खेती क्या कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ये भी दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और पुष्प का नर अंग याद रखिए पुंकेसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मादा अंग क्या होता है, तो अंडप या कार्पेल होता है। ठीक है, सबसे छोटा पुष्प कितना बार एग्जाम में पूछे, बुल्फिया होता है सबसे छोटा पुष्प। और सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है, तो रफलेसिया होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पुष्प से इससे ज़्यादा क्या पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग के लिए हम MCQ भी जल्द ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को इस टॉपिक पे MCQ लाए या नहीं लाए, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमको बताइएगा आप जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि MCQ बहुत ज़रूरी होता है, तो एक बार कमेंट हमें कीजिएगा तो मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है क्या कहलाती है, उत्तक। तो देखिए उत्तक का डेफिनेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है, उत्पत्ति भी, संरचना भी और कार्य समान होगा, क्या कहलाएगा, तो उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, विचट ने किया था। ठीक है, देखिए शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिएगा कि जाइलम एवं फ्लोएम देखिए संवहनीय उत्तक है। और पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता कौन है, तो फ्लोएम है, याद रखिए। खाद्य पदार्थों को फ्लोएम और जल को जल को कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुँचाता है, तो जाइलम पहुँचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो संयोजी उत्तक। और याद रखिए रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन टॉपिक को उठा के यहाँ पे डाल दिया गया ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। तो उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, संयोजी उत्तक। और रक्त भी क्या आपका संयोजी उत्तक है।
अब प्रकाश संश्लेषण देखते हैं, ठीक है। तो पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया सिंपल सा है कि प्रकाश संश्लेषण या कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो क्वांटोसोम है, ठीक है, क्वांटोसोम है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पानी होगा, क्लोरोफिल होगा, एक सूर्य का प्रकाश। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, तो CO2 भाई चाहिए, पानी जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जिसे पत्ता मतलब क्या हो कि क्लोरोफिल का पत्ता हरा होता है, और एवं सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक। आगे नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन संश्लेषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है। देखिएगा, आप नीला और लाल सुनेंगे, लेकिन एक बैगनी भी होता है जो लेकिन सबसे कम होता है, लेकिन ये भी होता है। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है, तो बैगनी, नीला और लाल को। सबसे ज़्यादा लाल को और सबसे कम बैगनी को, ये याद रखिएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लाल रंग में, और प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम होती है तो बैंगनी के प्रकाश में। बताया ना अभी आपको। देखिए, प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि दिन में ही होगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो जल से ऑक्सीजन निकलता है, और जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है तो प्रकाश से मिलती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के प्रथम स्थिर यौगिक कौन है, तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, याद रखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित प्रकाश संश्लेषण ही द्वारा होता है, ठीक है। और जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सौर विकिरण है। अब देखिए, पादप हार्मोन के बारे में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हम बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी हमारे एग्जाम पॉइंट से है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करते हैं क्या कि पादप हार्मोन के बारे में, तो देखिए, पादप मतलब कि प्रमुख पादप हार्मोन कौन कौन है, तो ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, फ्लोरिजेन हो गया और साइटोकाइनिन, ये प्रमुख पादप हार्मोन हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए, अगर हमको ये वाला याद कर लेंगे तो नहीं वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन और साइटोकाइनिन, मेरे साथ बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है, तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, याद रखिए। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन ये अलग और ये अलग है। अब देखिए, वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन कौन है, तो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। अच्छा फ्रेंड्स, एथिलीन और एसिटिलीन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, एथिलीन जो होता है ना, ये पौधे में जो फल पकता है, जो प्राकृतिक रूप से फल जो पकता है ना, वो एथिलीन के कारण होता है, ये गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। और एक होता है एसिटिलीन, जो मनुष्य, जो कोई भी मानव जो होता है, जो फल को पकाता है, वो एथिलीन से पकाता है, ठीक है, कृत्रिम विधि से। और ये मतलब ये प्राकृतिक से कौन पकता है, तो एथिलीन के द्वारा पकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन को, या तो ऑक्सीन है। ऑक्सीन की खोज डार्विन ने किया था। फ्रेंड्स, याद कीजिए, डार्विन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। ऑक्सीन की खोज डार्विन ने 1880 में किया था। देखिए, मैं डार्विन से आपको कल 3 पॉइंट बताया था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि डार्विन के बारे में हम क्या बताया था, देखिए, तो पहले बताया था कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का भी सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया। और तीसरा बताया था कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, तो डार्विन ने किया, ठीक है। और एक और बताया था कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत, याद रखिए, उत्परिवर्तन पूछे तो याद रखिए हुग्रो डी ब्रिज ने किया था। तो ये आप लोग कन्फ्यूजन के लिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। किसका प्रयोग खेतों के में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट किया था, तो ऑक्सीन का, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 2,4-D ये क्या है, खरपतवार नाशी है। और गैसीय रूप में पाया जाने वाला, देखिए, हार्मोन बताया ना अभी में, एथिलीन है जो प्राकृतिक में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, फलों को पकाने के लिए, ठीक है। और एथिलीन की खोज किसने की, तो बर्ग ने की, बर्ग ने 1962 में की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी जस्ट बताया था, बर्ग के बारे में बताया था। बर्ग और दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। ये बर्ग क्या है, तो देखिए कि जीवाणु नाम दिया था, एथिलीन का खोज किया था बर्ग ने, ठीक है, सॉरी, हाँ, एथिलीन का खोज किसने किया था, तो बर्ग ने किया था 1962 में। और याद रखिएगा कि जीवाणु नाम दिया था एहरेनबर्ग ने दिया था, ठीक है, जीवाणु नाम दिया था। अगला देखिएगा कि फलों को पकाने में सहायक होता है तो एथिलीन होता है, ठीक है। और पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है तो एथिलीन होता है, यही एथिलीन होता है। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है तो जिब्रेलिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिब्रेलिन की खोज किसने की, तो कुरासावा ने 1926 में किया। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है क्या, तो साइटोकाइनिन, ये भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और साइटोकाइनिन की खोज किसने की, मिलर ने की 1951 में, यानी कि 1951 में किया। फूल खिलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फ्लोरिजेन हार्मोन है, फूल खिलने वाले हार्मोन। देखिए, ट्राउमेटिन क्या है, तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है, तो डाउमेटिन है। पौधे के जख्मों को कौन भरता है, तो ट्राउमेटिन भरता है, ट्राउमेटिन।
अब देखिए पादप रोग है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं तंबाकू का जो मोज़ेक रोग जो होता है किस में होता है, विषाणु से होता है। आलू का सैथिल रोग होता है किस में, तो जीवाणु से होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VVI समझ लीजिए इसको, पादप रोग समझ रहे हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आलू का सैथिल रोग जीवाणु से होता है। गेहूँ में रस्ट रोग होता है, कवक से होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग जो होता है कवक से होता है, ठीक है। धान का अंगमारी रोग किसके होता है, तो जैंथोमोनास नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लास्ट रोग किससे होता है, धान से होता है। हरित बाली रोग किससे होता है, तो बाजरा से, ठीक है, बाजरा है। अग्नि रजा रोग संबंधित है सेब से। धान में जो खैरा रोग होता है वो जस्ते की कमी से रोग होता है ये। नेक्स्ट है क्या कि आलू में जो ब्लैक हर्ट रोग होता है, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है। और बंची टॉप रोग संबंधित है केला से, ठीक है। और टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से, ठीक है। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग जो होता है वो कॉपर तांबा की कमी के कारण होता है, ठीक। और आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है वो जस्ते की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, इस दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। देखिए नींबू में डाइलेफ तथा लिटिल लीफ रोग होता है तो कॉपर तांबा की कमी में होता है, लेकिन आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है वो जस्ते की कमी से होता है, तो कॉपर और जस्ता, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है तो ब्रोन की कमी से। देखिए फ्रेंड्स, आपको आई थिंक लग रहा है कि एक बार में ये याद नहीं होगा, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को देखिएगा ज़रूर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए अब लौंग प्राप्त किससे होता है, तो शुष्क पुष्प की कली से हमारा लौंग प्राप्त होता है। अब देखिए हींग प्राप्त किससे होता है, तो पौधों की जड़ों से, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कर्क कितना बार एग्जाम में पूछे हुए कि कर्क प्राप्त होता है, तो ओक वृक्ष की छाल से, ये भी बहुत बार पूछे हुए, ये भी बहुत बार पूछे हुए। अब कहीं हींग पूछ दे तो पौधे की जड़ से होता है। ओक का वनस्पतिक नाम क्या है, तो केकर्स सुबर है। और हीरोइन प्राप्त होता है किससे, तो अफीम पोस्ता से क्या होता है कि हीरोइन प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं बोला था कि हर एक टॉपिक के बाद मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक लूँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 100% VVI है, आपका 1 नंबर एग्जाम में आता है। प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, देखिए उपकरण का नाम है ऊर्जा का रूपांतरण, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अच्छा बताइए विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब का क्या काम होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, उसमें करंट देते हैं तो विद्युत उसमें होता है, उसका वो लाइट देता है। तो देखिए घर में सब सोचिए, ठीक है, सोचने से भी क्या काम करेगा, तो विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब देखिए विद्युत हीटर, अच्छा बताइए विद्युत जिसमें हीटर जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो क्या उसमें अगर जब तक उसमें ऊर्जा देंगे तभी ना मतलब उष्मा में ऊर्जा में रूपांतरित होगा, उसमें उष्मा निकलेगा तभी तो मेरा खाना पकेगा जल्दी से, तो ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए लाउड स्पीकर क्या होता है, अच्छा बताइए लाउड स्पीकर में जब तक हम लोग बॉक्स घर में बजाते हैं तो पहले उसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं, करंट देते हैं, उसके बाद ना ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो थोड़ा सोचिए, ठीक है। अब देखिए विद्युत मोटर और डायनामो, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए विद्युत मोटर का काम क्या है, तो विद्युत मोटर का काम है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, और डायनामो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए घर में जो जनरेटर में डायनामो सब लगा रहता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, तभी तो करंट देता है ना, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक। अब देखिए मोमबत्ती, अच्छा मोमबत्ती क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है मोमबत्ती। और माइक्रोफोन का काम क्या है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। अब देखिए सोलर सेल का काम क्या है, अब सोलर सेल पहले दिन में चार्ज होता है फिर रात में तभी तो लाइट जलता है ना, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अब देखिए विद्युत सेल क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। और सितार क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिक्स है कि आपको एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखिए स्पीडे का नया बुक है, बहुत अच्छा बुक है, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये सब इंस्पेक्टर और दरोगा और बिहार पुलिस और बिहार SSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप एक बार पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, और हाँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। डे 1 आज हमारा डे 2 है, ठीक है, आज हमारा फ्रेंड्स क्या डे 2 है, तो इसको आप लोग वीडियो शुरू से लेकर तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।